तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ली चैटलियस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ली चैटलियस प्रिंसिपल ये इक्विलिब्रियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड वो हम लोगों को सबसे ज्यादा यूजफुल है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो लेट्स सी ली चैटलियस प्रिंसिपल। ली चैटलियस प्रिंसिपल। तो ये बोलता क्या है, तो देखो, when a system at equilibrium is is disturbed by some external influence, by some external influence, then the system will try to rearrange itself, rearrange itself in such a manner in such a manner that the equilibrium is restored। इक्विलिब्रियम वापस रिस्टोर हो जाएगा, ऐसे मैनर में वो खुद को रीएस्टैब्लिश कर देगी। अब अगर देखने जाएंगे तो ये थोड़ा सा तुम लोगों को वियर्ड लग रहा होगा, तुम लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा शायद से, बट हम लोग एक इक्विलिब्रियम पे एक रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो एक रैंडम रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस रिएक्टिंग विथ 3H2 गैस, हेबर्स प्रोसेस लिख रहा हूं मैं। दिस रिएक्शन वाज एट इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन कहाँ पे थी, तो दिस रिएक्शन वाज एट इक्विलिब्रियम एंड यहाँ पे हम लोगों को मिलते हैं दो अमोनिया गैस। ठीक है, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्टिंग टू फॉर्म अमोनिया एंड दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अब हम लोग इसमें उंगली करने वाले, एक्सटर्नल, वी आर गोइंग टू ऐड सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कुछ तो चेंज करेंगे। ठीक है, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है ना, माय वीडियो इज ऑन, आई कैन सी इट, मतलब मोबाइल में दिख रहा है मुझे। ओके, एक्चुअली थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम होगा, मतलब मीटिंग में आजकल प्रॉब्लम हो रहा है, जूम की प्रॉब्लम है आई गेस वो। ओके, तो चलो, अब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, हम लोग बाहर से जो कुछ एक्स्ट्रा का ऐड करने वाले हैं, कुछ उंगली करने वाले हैं, वो क्या है वो देखते हैं। जब कुछ लोगों को आई गेस वीडियो मेरा ऑफ ही दिख रहा है, वो जूम में कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, यप, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बाहर के इन्फ्लुएंस क्या ऐड करने वाले, एक्सटर्नल फोर्सेस हम लोग क्या ऐड करने वाले वो देखते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐड कर सकते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, एडिशन ऑफ, फर्स्ट वी कैन ऐड एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा रिएक्टेंट, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। उसी तरह एडिशन करने के बदले और सब्ट्रैक्शन ऑफ मतलब उसमें से रिमूव करना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लैपटॉप से दिखता है और मोबाइल से दिख नहीं रहा है, ये नहीं, आई एम यूजिंग मोबाइल, मतलब मेरे पास मोबाइल में भी बाजू में चालू ही है मीटिंग, तो मोबाइल में भी दिख रहा है और लैपटॉप में भी दिख रहा है, मतलब मैं दोनों ही डिवाइसेस यूज कर रहा हूँ मेरे, तो दोनों में मुझे मेरा खुद का वीडियो तो दिख ही रहा है। अब तुम लोगों की तरफ से क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो, बट इट इज द प्रॉब्लम विद जूम एप्लीकेशन। जूम एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है वो। अब सेकेंड, वी कैन चेंज प्रेशर, तो चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम अपने आप चेंज होने वाला है, तो ऐसे मत बोलना कि अच्छा जूम मैंने अपडेट नहीं किया है, तो ठीक है, हो सकता है तो तुम लोग भी, मतलब इफ पॉसिबल एप्टॉइड पे से पुराना कोई वर्जन डाउनलोड कर लेना, या फिर जूम के वेबसाइट पे से पुराना ही वर्जन डाउनलोड करो, नए वर्जन में अगर प्रॉब्लम होगी तो। चेंज ऑफ प्रेशर इज नथिंग बट चेंज ऑफ वॉल्यूम। गैसेज में प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर अगर हम लोग निकालेंगे, कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो प्रेशर चेंज मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया इनडायरेक्टली। एंड थर्ड वन इज चेंज ऑफ टेम्परेचर।
change of temperature, inversely proportional है वो. And finally addition of catalyst, addition of catalyst. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एडिशन और एल्स रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट स्लैश प्रोडक्ट और प्रोडक्ट. ठीक है, एक सिंपल टर्मिनोलॉजी से तुम लोगों को बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल से. ठीक है, कर सकते हैं. एक सिंपल एग्जाम्पल बताने वाला हूँ. देखो, एक सीसॉ है एंड ये सीसॉ के ऊपर इक्वल मासेस है. इस सीसॉ के ऊपर इक्वल मासेस है. ठीक है, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट. दोनों इक्वल है, अज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ एक तुम लोगों को एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ. दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी दोनों बैलेंस्ड है, बोथ आर एट इक्विलिब्रियम. अब हम लोग इसमें कुछ तो उंगली करने वाले. मुझे बताओ, उंगली करूंगा मतलब क्या? ये पहले से इक्विलिब्रियम पे था और अभी मैं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने वाला हूँ. ये पहले से इक्विलिब्रियम पे था एंड अभी मैं इसमें कुछ तो चेंज करूंगा. क्या लगता है, क्या चेंज करूं? रिएक्टेंट के साइड पे ज्यादा ऐड करूं मैं पार्ट. ठीक है, मैंने क्या किया, सीसॉ में रिएक्टेंट की साइड में ज्यादा बैलेंस ऐड कर दिया, मतलब ज्यादा मास ऐड कर दिया. तो ऑब्वियस है, ये सीसॉ का बैलेंस बिगड़ गया, रिएक्टेंट के साइड में मास बढ़ गया है एंड प्रोडक्ट साइड पे मास कम हो गया. ठीक है, तो नाउ दिस रिएक्शन इज इम्बैलेंस्ड. दिस रिएक्शन हैज बिकम इम्बैलेंस्ड. ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स लगाने का काम हम लोग करेंगे. याद रखो, एक्सटर्नल फोर्स लगाने का काम हम लोग करेंगे, बट जैसे ही हम लोगों ने बाहर से कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऐड किया, देन द सिस्टम विल ट्राई टू रीअरेंज. अब उसके बाद बाकी जो कुछ चीज करनी है वो रिएक्शन ही करने वाली है एंड इट विल ट्राई टू रीअरेंज इटसेल्फ इन सच अ मैनर दैट इक्विलिब्रियम वापस रिस्टोर हो जाएगा. वापस वो खुद को ऐसे बैलेंस करेगी कि इक्विलिब्रियम अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा. अब मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम वापस बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन सी साइड बढ़नी चाहिए और कौन सी साइड घटनी चाहिए? मतलब रिएक्टेंट अभी वापस कम होना स्टार्ट होगा एंड प्रोडक्ट अपने आप इंक्रीज होना स्टार्ट होगा. मुझे बताओ, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन? रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा. वेरी नाइस. तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सबके आंसर आने चाहिए, मिनिमम 20-30 तो आंसर यहाँ पे दिखने चाहिए मुझे. 4 दिख रहे हैं. ओके, अभी आ गए सबके. तो डेफिनेटली इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्टेंट क्या करेगा, प्रोडक्ट की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा. ये क्यों हुआ? बिकॉज हम लोगों ने बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस ऐड किया, एक्सटर्नल फोर्स ऐड किया, जिसकी वजह से रिएक्टेंट का मास बढ़ गया. उसे कम करने के लिए प्रोडक्ट का मास बढ़ गया एंड हेंस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब इसी बदले मैं दूसरा एक सिनेरियो दिखाता हूँ. सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है? रिएक्टेंट को बढ़ाओ मत, प्रोडक्ट को बढ़ा दो. अब प्रोडक्ट को अगर मैंने बढ़ाया तो वापस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने वाला है. प्रोडक्ट को अगर मैंने बढ़ाया तो वापस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने ही वाला है. ठीक है, प्रोडक्ट का मास बढ़ा दिया, रिएक्टेंट का मास कम है. अब मुझे बताओ, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव होगी? वेरी नाइस. नाउ इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट को हम लोगों को कम करना है और रिएक्टेंट को बढ़ाना है. तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो मुझे बताओ, तुम लोगों को रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने में मजा आएगा या बैकवर्ड? हम लोगों को रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जाना है या बैकवर्ड में लेके जाना है? ऑब्वियसली हम लोगों को फॉरवर्ड में. हम लोगों को प्रोडक्ट चाहिए. हम लोग अगर कोई इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं तो हम लोगों का एम क्या रहेगा कि प्रोडक्ट बने, रिएक्टेंट नहीं. तो ऑब्वियसली हम लोगों को ये फॉरवर्ड जाने वाली चीजें जो है वो अच्छी लगेंगी. ठीक है, अब और एक लास्ट सिनेरियो, इसके बाद मैं और नहीं बताते बैठूंगा. एक लास्ट सिनेरियो, मैंने रिएक्टेंट के साइड पे मास कम किया. मैंने रिएक्टेंट के साइड पे मास कम किया. रिएक्टेंट का मास मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया. अब रिएक्टेंट के साइड का मास मैं बढ़ा नहीं रहा हुआ, कम कर रहा हूँ. या फिर हाँ चलेगा, रिएक्टेंट के साइड का मास मैंने कम कर दिया. तो क्या होगा? देखो, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जितना पहले था उतना ही है. इवन नाउ इट्स क्वांटिटी इज सेम एज बिफोर. ठीक है, बट
रिएक्टेंट का मास मैंने एकदम छोटू सा कर दिया। अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए इट विल गो इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड। वेरी नाइस, सबके आंसर पहले से ही आ रहे हैं। तो इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का मास अभी वापस बढ़ाना पड़ेगा, तो इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट था। तुम लोगों को आई होप समझ में आ गया सबको, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब ये सीसॉ का एग्जाम्पल यूजुअली लोगों को समझ में आ ही जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं? नहीं समझा? ओके, समझा ना? ओके, तो अब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग कर सकते हैं कि रिएक्टेंट का मास बढ़ाओ। ठीक है, तो इंक्रीज इंक्रीज करेंगे हम लोग। इंक्रीज क्या करेंगे? इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास। ठीक है, और एल्स मास। माय सिस्टम इज लैगिंग अ लिटिल बिट, लेट मी रिफ्रेश इट। अरे अभी सब लोगों को दिख रहा हो क्या? विदाउट वीडियो जरा इट वोंट लुक गुड। ओके, तो चलो अब ठीक है, एडजस्ट कर लो या फिर एक बार मीटिंग लीव करके वापस रीजॉइन करने की ट्राई करना। अब इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं समझो रिएक्टेंट बढ़ा रहा हूँ, क्या बढ़ा रहा हूँ मैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और वापस कम होने की कोशिश करेंगे, तो इट विल मूव इन परफेक्ट, इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैं वापस थर्ड केस समझाता हूँ। अब उसी बदले में प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज कर रहा हूं, उसी बदले मैं अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट अगर इंक्रीज करूंगा तो वो बढ़ गए, तो बैलेंस इम्बैलेंस्ड हो गया, तो वापस क्या होगा? प्रोडक्ट कम होगा और रिएक्टेंट बढ़ेंगे। प्रोडक्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है और रिएक्टेंट बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्ट विल कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट एंड इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट बोल रहे हो? ये हो गई हम लोगों की फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस, डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स और एल्स मास। इसमें अगर हम मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम कर रहा हूं, ठीक है, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स मैंने कम कर दिया। एक बार जिस किसी को डाउट था वापस एक बार, पहले यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों सेम थे, इक्विलिब्रियम पे थे, बट अभी मैंने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम कर दिए, तो हमारा जो सीसॉ है उसमें प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट कम हो गया। अब वापस हम लोगों को रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो प्रोडक्ट कम होगा और रिएक्टेंट बढ़ते जाएगा। एंड रिएक्टेंट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट कम हो रहा है, मतलब रिएक्शन कहाँ पे जाएगी? इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। परफेक्ट, बहुत लोगों ने आंसर भी दिया था। जिस किसी को डाउट था समझ में आ रहा है क्या? इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में कम कर रहा हूं। देखो रिएक्शन होते जा रही है, ठीक है, रिएक्शन हो रही है एंड मैं प्रोडक्ट निकाले जा रहा हूँ। रिएक्शन हुई, मैंने प्रोडक्ट निकाला, रिएक्शन हुई, मैंने प्रोडक्ट निकाला, तो क्या होगा? बार बार प्रोडक्ट निकल रहा है तो रिएक्टर बोलेगा अभी उस तरफ प्रोडक्ट है ही नहीं, मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो वो बार बार किधर चली जाएगी? करेक्ट बोल रहे हो, इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे हिसाब से रिएक्शन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर समझो तुम लोगों को थियोरेटिकली एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द बेस्ट कंडीशन टू मूव रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? रिएक्शन कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जानी है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो व्हाट आई विल डू, नंबर वन, प्रोडक्ट निकालते जाओ, परफेक्ट बोल रहे हो, एंड प्रोडक्ट सिर्फ निकालूंगा तो रिएक्शन कंटिन्यूअसली आगे जाएगी या और कुछ करने की जरूरत है? सिर्फ प्रोडक्ट निकालू या परफेक्ट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट बढ़ाते जाओ, प्रोडक्ट निकालते जाओ, वेरी नाइस। ठीक है, तो करेक्ट बोल रहे हो, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड सेकेंड इज रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ऐड करते जाओ तो रिएक्ट होते जाएगा, प्रोडक्ट निकालते जाओ तो और रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगी, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ओके,
वेरी नाइस। चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो, मतलब लिखना बाकी रह गया था आई गेस कुछ लोगों का। दिख रहा है नहीं है सफिशिएंटली? ओके, थोड़ा ब्लर्ड है बट आई गेस अंडरस्टैंडेबल है। ओके, कुछ लोगों का बाकी है लिखना, तो जरा लिख दो, मतलब जिनका बाकी रह गया है कंप्लीट कर दो। याद रखो, लीच एटलिस्ट प्रिंसिपल प्योरली लॉजिकल है, इसमें अगर तुम लोगों का लॉजिक काम कर रहा है तो यू कैन डू इट इजीली। ठीक है, ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। एंट्रेंस लेवल पे मैं थोड़े बहुत तुम लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, बट यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ थियरी पढ़नी है, क्वेश्चंस बोर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे। व्हेन इट्स एंट्रेंस विल स्टार्ट, अभी तो हम लोग पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं, सॉरी पीरियोडिक टेबल बोल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स के 3 लेक्चर हुए हैं और 5 लेक्चर्स लगेंगे थर्मो एंट्रेंस वाला कंप्लीट करने के लिए। एंड उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम को ही पहले फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग करेंगे, और उसके लिए हम लोगों को नाना बोल के ऑन एन एवरेज पकड़ लो कि एक 4 लेक्चर लगेंगे। एंड उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए और 5 लेक्चर तो लगेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि बोर्ड्स के थ्रू ही तुम लोगों को थोड़ा बहुत मैं अच्छा खासा बेसिक बना के रखूँ, बट देखते हैं। हाँ, मेरा वीडियो अभी ऑन कर दिया है मैंने, दिख रहा है सबको? ओके, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वन वाज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स या फिर एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट इज चेंज ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ प्रेशर। अच्छा, मोबाइल पे विजिबल ही नहीं हो रहा है। एक काम करना, जो गूगल पे से जूम का फर्स्ट वर्जन डाउनलोड कर लो वापस। चेंज ऑफ प्रेशर, सेकंड वन इज चेंज ऑफ प्रेशर। अब पहली बात, मतलब तुम लोगों को लीच एटलेस प्रिंसिपल आना चाहिए। चेंज ऑफ प्रेशर बोला तो लीच एटलेस प्रिंसिपल आता ही है, सॉरी लीच एटलेस नहीं, बॉयल्स लॉ आता ही है। तो बॉयल्स लॉ हम लोगों को आना ही चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम में का रिलेशनशिप। ठीक है, 2 कंडीशंस दिखाने वाला हूँ। ओके, अब दोनों में सेम रिएक्शन हम लोग लेने वाले, दोनों में हम लोग रिएक्शन क्या करने वाले, सेम ही लेने वाले हैं। तो रिएक्शन देखो क्या है, कंटेनर थोड़े से बड़े बनाने पड़ेंगे, रिएक्शन लिखनी है ना अंदर, कंटेनर थोड़े से बड़े बना देना। हाँ, तो इन दोनों में सेम रिएक्शन हम लोग लिखने वाले हैं। N2 गैस reacting with 3H2 gas giving you 2NH3 गैस। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ, एक मोल नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के गैस मॉलिक्यूल्स और 2 अमोनिया के गैस मॉलिक्यूल, कौन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? कौन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? कौन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो याद रखो, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स अगर काउंट करोगे तो 1 + 3 4 मोल हो गए, 4 मोल है। एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स काउंट करोगे तो 2 मोल्स है। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, वो हमेशा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। एंड यहाँ पे तुम लोगों को क्लियर कट दिख रहा है, अमोनिया जो है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछो। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये एवोगैड्रोस लॉ है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम हम लोग प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये भी लॉ यूज करने वाले हैं। जो कौन बताता है? तो ये बॉयल्स लॉ बताता है। ठीक है, अब ये यूज कैसे करना है, तो देखो आप, मैं प्रेशर बढ़ाते जा रहा हूँ, मैं प्रेशर बढ़ाते जाऊंगा। मुझे बताओ, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? ओके, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा। अब मुझे बताओ, कम वॉल्यूम में कौन इजीली बनेगा या फिर कौन इजीली एग्जिस्ट कर सकता है? अमोनिया एग्जिस्ट करेगा जिसके 2 ही मोल्स है,
या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेंगे जिनके 4-4 मोल्स हैं। वेरी नाइस, ठीक है। तो हम लोगों को अमोनिया मिलेगा, अमोनिया एग्जिस्ट करेगा इजीली। तो मुझे बताओ, जब मैं प्रेशर बढ़ाते जाऊंगा, हेबर्स प्रोसेस विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और एल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन? इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या इन बैकवर्ड डायरेक्शन? वेरी नाइस, तो इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, मैंने प्रेशर कम किया, प्रेशर अगर मैं कम सॉरी प्रेशर में बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, कम वॉल्यूम पे 2 मोल इजीली एग्जिस्ट कर पाएंगे, 4 मोल एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कॉमन सेंस की बात है, अमोनिया बनते जाएगा, अमोनिया क्या होते जाएगा? बनते जाएगा, ठीक है। उसी बदले, उसी बदले अगर पहले से प्रेशर बहुत ज्यादा था, प्रेशर बहुत ज्यादा था, प्रेशर बहुत ज्यादा है, एंड अंदर की तरफ जो रिएक्शन हो रही है वो अपनी हेबर्स प्रोसेस वाली ही है। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग यू, सॉरी ये यहाँ पे मुझे इक्विलिब्रियम का एरो दिखाना चाहिए था, 2 अमोनिया गैस, ठीक है। यहाँ पे इसके 4 मोल है, यहाँ पे इसके सिर्फ 2 मोल्स है। अब मैं प्रेशर उठा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेशर उठाए जा रहा हूँ, प्रेशर कम कर रहा हूँ। प्रेशर कम करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ज्यादा वॉल्यूम में कौन इजीली एडजस्ट हो पाएगा? 2 मोल अमोनिया या 4 मोल रिएक्टेंट्स। एंड ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? खत्म, बराबर बोल रहे हो सब जन। तो दिस रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन? फर्स्ट, ये फर्स्ट रिएक्शन के बारे में अगर मैं पूछूं, फर्स्ट रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड सेकंड रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब मुझे बताओ, अब जरा हम लोगों को कॉमन वर्ड्स में इसको लिखना है, कॉमन वर्ड्स, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिख के दिया था ना, ये वाला पार्ट, वैसे ही अभी जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली सोचा उसको हम लोगों को इन जनरल वर्ड्स में लिखना है। मुझे बताओ, प्रेशर बढ़ाता हूँ, प्रेशर जब मैं इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ बढ़ेगी या कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ बढ़ेगी? जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन मूव्स इन विच डायरेक्शन? द वन विच हैज हायर नंबर ऑफ मोल्स और द वन विच हैज लोअर नंबर ऑफ मोल्स, लेस नंबर ऑफ मोल्स, परफेक्ट। तो प्रेशर इंक्रीजेस, pressure increases, reaction moves, reaction moves in direction having less number of moles। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर कम होंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होता है, तो इट इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग, ठीक है। अब प्रेशर अगर मैं कम करूंगा, प्रेशर अगर मैं कम करूंगा, प्रेशर कम करूंगा तो मुझे बताओ, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो बढ़ने चाहिए। प्रेशर अगर मैं कम कर रहा हूँ, ऊपर उठा रहा हूँ, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब इतने ज्यादा वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा फिट होंगे, तो मुझे बताओ रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? जहां पे ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, जहां पे कम नंबर ऑफ मोल्स है। तो रिएक्शन मूव्स इन, करेक्ट, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, इन डायरेक्शन हैविंग हायर नंबर ऑफ मोल्स। देखो, ये समझ में आ रहा है क्या? मैं तुम लोगों को कुछ रिएक्शन लिख के देने वाला हूँ, तुम लोग मुझे बताओगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जाएगी, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब, या जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तब, ठीक है। तुम लोगों को फॉरवर्ड के बारे में ही सोचना है, अभी के लिए मैं तुम लोगों को फॉरवर्ड के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। तो रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ, तुम लोग मुझे बताओगे इसमें प्रेशर बढ़ाऊं कि कम करूं, सो दैट रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं इसको। क्वेश्चन, कंडीशन अंडर विच, कंडीशन ऑफ प्रेशर अंडर विच reaction goes in
फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो सॉरी जरा वो छोटे एरिया में लिख दिया मैंने। ओके, बहुतों का आंसर करेक्ट भी आ रहा है। किसी का लिखना बाकी होगा तो पहले लिख दो, फिर मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस बताता हूँ। ओके, सोहम, यश, सिमिन। ओके, सिमिन, प्रणव, तुहिन, सबके आंसर्स करेक्ट है। नाइस, लिख दो, कंप्लीट करो। ओके, यप। ओके, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा पार्ट। आई एम नॉट अ मार्बल फैन, जस्ट ऐसे ही पहना है मैंने। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने मार्वल की सीरीज में एक्समैन ही देखा था। आई यूज टू लव एक्समैन लोगन की वजह से। ह्यूज एक्समैन मुझे अच्छा लगता था, बट बाकी मैंने कभी नहीं देखा है, मतलब कुछ। एंड जब से ह्यूज एक्समैन को निकाल दिया, मतलब मार दिया बेचारे को, मैं एक्समैन की सीरीज भी नहीं देख रहा हूँ। समथिंग इज ऑफ हो गई है, मतलब ये जरा शिफ्ट हो गया अपनी मेन पोजीशन से। ओके, अवेंजर। ठीक है, देखना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं मिला एक्चुअली मुझे कभी अवेंजर्स देखने के लिए। लेट्स सी। हाँ करेक्ट, अपना सिर्फ केमिस्ट्री के साथ ही बनता है। ओके, तो मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ, तुम लोग मुझे बताओगे प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, या प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। ठीक है, एवरीथिंग इज इन गैशियस स्टेट। अगर कुछ मैं गैशियस स्टेट लिखना भूल गया तो वो गैशियस स्टेट में ऐसे अज्यूम कर लेना। सेकंड वाला अभी तुम लोगों को सोचना है कैसे होगा। जस्ट अ मिनट, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने दो, देन मैं ऊपर तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। ओके, व्हाट आर द सुटेबल कंडीशन ऑफ प्रेशर सो दैट दीज रिएक्शंस विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बताओ। ओके, सबके आंसर अच्छे आ रहे, करेक्ट आ रहे। प्रणव करेक्ट बोल रहे हो सेकंड रिएक्शन के लिए, तो हम करेक्ट हैं। तो हम हमारी करेक्ट आंसर है। निहारिका करेक्ट आंसर। ना, निहारिका आपने फर्स्ट वाले में कुछ तो मिस्टेक किया है, देखो एक बार। तो इनका ऑल आंसर्स आर करेक्ट। साहिल करेक्ट बोल रहे हो। यश करेक्ट आंसर है सारे के सारे। ओके, बाकी के स्टूडेंट्स तुम लोग भी जरा पार्टिसिपेट करो, आंसर्स भेजो। लिख के लिखने में अभी अभी और टाइम चाहिए रहेगा तो वो बता दो, मैं थोड़ा टाइम वेट कर दूंगा, बट आंसर सेंड करो। ओके, तो अब लेट मी रिपीट वंस अगेन ना, एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सो दैट अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो वो निकल जाए। ठीक है, देखो, पहली बात मतलब अथर्व करेक्ट बोल रहे हो, फर्स्ट एंड थर्ड का आंसर आपका करेक्ट है। अब अगेन लेट मी रिपीट वंस अगेन। देखो, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड हम लोग प्रेशर कम कर रहे हैं, मतलब क्या, तो पिस्टन को ऊपर के डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। पिस्टन को अगर मैं ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, पिस्टन को अगर मैं ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ गया।
अब मुझे बताओ, वॉल्यूम बढ़ गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़नी चाहिए, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, हाई नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे जब प्रेशर हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। एंड उसी बदले जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो हम लोग कम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे रख पाएंगे, लेस नंबर ऑफ मोल्स हम लोग यहाँ पे रख पाएंगे। तो हम लोगों को वही देखना है कि कहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है और कहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, अब फर्स्ट रिएक्शन अगर देखोगे, फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ। सर प्लीज फोर्थ क्वेश्चन दिखाओ। फोर्थ क्वेश्चन, ओके। तो अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं, फर्स्ट रिएक्शन में अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं, तो देखो रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ एक नंबर ऑफ मोल्स है, प्रोडक्ट साइड पे दो दो नंबर ऑफ मोल्स है। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को एक से दो करना है तो तुम लोगों को एरिया या फिर वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। एंड वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? एक से अगर तुम लोगों को दो में कन्वर्ट होना है तो तुम लोगों को वॉल्यूम ज्यादा लगेगा, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? तो प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज या फिर लो प्रेशर, लो प्रेशर पे दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉलो हो रहा है अभी? सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में रिएक्टेंट साइड पे एक हाइड्रोजन एक आयोडीन, प्रोडक्ट साइड पे दो हाइड्रोजन दो HI। ठीक है, दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम है। अब मुझे बताओ, प्रेशर तुम लोग बढ़ाओ कम करो कुछ भी करो, अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा, तो प्रेशर बढ़ाने से या फिर कम करने से कुछ भी फर्क पड़ने वाला है क्या? करेक्ट। तो देर इज दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओ कम करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन में मुझे बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है? थर्ड रिएक्शन में मुझे बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है? रिएक्टेंट साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है? हाँ करेक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 0 नंबर ऑफ मोल्स है। प्लीज याद रखो, हम लोग गैसेस का ही वॉल्यूम देखेंगे, सॉलिड को हम लोग इग्नोर करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे भी सॉलिड को इग्नोर करना, गैस को देखना, तो 1 नंबर ऑफ मोल्स। अब तुम लोगों को एक 0 से 1 नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है, 0 से 1 की तरफ जाएंगे मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना है तो प्रेशर बढ़ाओगे या कम करोगे? वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो प्रेशर लो करना पड़ेगा। करेक्ट, तो लो प्रेशर पे दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉलो हो रहा है ना? एंड फाइनली लास्ट रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड पे 3 नंबर ऑफ मोल्स है, प्रोडक्ट साइड पे 2 ही नंबर ऑफ मोल्स है। तुम लोगों को 3 से 2 मोल्स में कन्वर्ट करना है, मतलब वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो लो प्रेशर या हाई प्रेशर तो हाई प्रेशर। दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट हाई प्रेशर। ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा तो बताओ। ओके, थर्ड रिएक्शन वापस याद रखो, थर्ड रिएक्शन के केस में, थर्ड रिएक्शन के केस में यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कभी भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो प्रेशर ही नहीं देता, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं 0, इवन दिस वाज सॉलिड दिस वन इज गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1। ठीक है, तो चलो शुड वी मूव अहेड? हो गया सबका लिख के या किसी का लिखना बाकी है? ओके, तो अब थर्ड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इट इज द इजीएस्ट वन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये मतलब ऐसे कोई बच्चा भी सोच सकता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो हम लोगों के पास दो टाइप की रिएक्शन रहती है। अब यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन कौन सी आएगी? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नहीं, हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में सारी रिएक्शन रिवर्सिबल ही रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मुझे बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब इट एब्जॉर्ब्स हीट और रिलीजेस हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब इट एब्जॉर्ब्स हीट और रिलीजेस हीट। एब्जॉर्ब करते हैं, बराबर है। हाँ, सेकंड जो ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, वहां पे दोनों जगह पे नंबर ऑफ मोल्स सेम थे, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करती है। ओके,
तो देखो, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग दोनों में, हम लोग दोनों के केस में क्या बोल रहा था मैं, भूल गया मैं, सॉरी। एक्चुअली मेरा गलती से मैसेज पे ध्यान गया और आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज गोइंग टू से, लेट इट बी। तो हम लोग दोनों में टेम्परेचर का चेंज देखने वाले, वही बोलने वाला था। तो हम लोग दोनों केस में टेम्परेचर का चेंज देखने वाले हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करने वाली है, तो ये ऐसे आजू बाजू में से, सराउंडिंग में से ऐसे हीट एब्जॉर्ब करेंगी, जैसे सराउंडिंग में से हीट एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। इसको हीट पसंद है, इसको हीट एब्जॉर्ब करनी है। उसी बदले एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करेगी, इट विल डोनेट हीट, ये बाहर इवॉल्व करेंगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, फर्स्ट वाले केस में इसको हीट एब्जॉर्ब करना है, हीट एब्जॉर्ब करना है तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? फर्स्ट वाले को हीट एब्जॉर्ब करनी है, टेम्परेचर बढ़ाऊं या कम करूं? लोगों ने पहले से ही आंसर दे दिया है, तो वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर आ रहे तुम लोगों के, नॉइस नॉइस। तो यहाँ पे तुम लोग इसको टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तब जाके इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। गर्म करूंगा, हीट करूंगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाऊं या कम करूं? एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम करेंगे, परफेक्ट बोल रहे हो। देखो, इसको हीट एब्जॉर्ब करनी है, कोई तो हीट एब्जॉर्ब करने वाली चीज चाहिए, तो मैं इसके आजू बाजू में से बर्फ लगा दूंगा, ठीक है, कूल डाउन करूंगा इसको। दीज आर माई आइस क्यूब्स, ठीक है। ऐसे आजू बाजू में अगर इसको मैंने आइस में रख दिया, आइस बकेट बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, आइस बकेट में अगर मैंने इस रिएक्शन को रख दिया, तो पूरी आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी हीट एब्जॉर्ब करके। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में से हम लोग हीट निकाल देंगे एंड इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक, पहले इसमें से हम लोग एक सेपरेशन डाल देते हैं, तो दैट हम लोगों को पता चले कौन सी रिएक्शन की बात होती है। ओके, एंडोथर्मिक के केस में मुझे बताओ, एंडोथर्मिक के केस में आइस बकेट चैलेंज किया नहीं है मैंने, नहीं। ओके, तो एंडोथर्मिक के केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? एंडोथर्मिक के केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या इन बैकवर्ड डायरेक्शन? टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो करेक्ट बोल रहे हो, इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एंड उसी बदले अगर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया, इसको पहले से हीट एब्जॉर्ब करनी है, देखो इस चीज को हीट एब्जॉर्ब करनी थी और इसके बाजू में मैंने अगर बर्फ रख दिया रहता, तो बर्फ खुद हीट एब्जॉर्ब करता है, बर्फ भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये रिएक्शन भी हीट एब्जॉर्ब करेगी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे टाइम पे इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वेरी नाइस। तो इन दिस केस इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे आते हैं, एक्सोथर्मिक के केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? इसको हीट बाहर निकालनी थी, ये हीट बाहर फेंक रही है, एंड मैं नीचे से इसको और हीट दिए जा रहा हूँ, और गर्म कर रहा हूँ। मतलब कोई आदमी गुस्से में, उसको ठंडा करने के बदले मैं उसको और तपा रहा हूँ, भड़का रहा हूँ, तो क्या होगा? ऑब्वियसली रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, बैकवर्ड में चली जाएगी। एंड टेम्परेचर अगर मैंने डिक्रीज किया, आइस बकेट के बाजू में रख दिया उसको, आइस बकेट के अंदर रख दिया अगर उसको, तो इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो, समझ में आ रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग यू, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2NH3 गैस, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है। इस रिएक्शन को, क्वेश्चन अच्छे से सुनो, डायरेक्ट आंसर देना मत स्टार्ट करना। व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन
under which this reaction goes in बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी फॉरवर्ड की बात नहीं हो रही है, अभी बैकवर्ड के लिए मैंने पूछा है। तो नाउ टेल मी अंडर विच कंडीशन दिस विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज करो, कुछ लोग बोल रहे हैं इंक्रीज करो। प्रेशर नहीं, हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, प्रेशर मतलब यहाँ पे ओके। बाय द वे मैंने डेटा में ना एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे सबके आंसर मिक्स्ड ही है, तो मैं डेटा को वापस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब तुम लोगों में से आधे लोग करेक्ट आंसर दे रहे थे, आधे लोग रॉन्ग आंसर दे रहे थे, बट मैंने डेटा गलत दिया था। दिस रिएक्शन इज इस रिएक्शन का डेल्टा एच माइनस रहता है, ठीक है, जो मुझे अभी याद आया। तो इसका डेल्टा एच माइनस रहता है। अभी तुम लोग वापस आंसर दो, पहले भी सब लोगों के आंसर मिक्स ही आ रहे थे, तो इतना मजा नहीं था वैसे भी। अब इसके बाद जो आंसर आएंगे वो देख रहा हूँ मैं। ओके, जैन योर आंसर इज करेक्ट। उसके बाद प्रणव योर आंसर इज करेक्ट। आयुष योर आंसर इज करेक्ट। अश्वत योर आंसर इज करेक्ट। ओके, अश्वत, श्रावणी करेक्ट आंसर है। यश करेक्ट आंसर है। जैन करेक्ट आंसर है। जेम्स करेक्ट आंसर है। चैताली करेक्ट। ओके, अब सबके ऑलमोस्ट नहीं, इसके बाद कुछ लोगों ने वापस गलत आंसर दिए थे। शुभम करेक्ट आंसर है। साहिल करेक्ट। प्लसीबो करेक्ट। ये प्लसी किसका नाम है? वो प्लसीबो या प्लेसिडो समथिंग, दैट इज योर रियल नेम और व्हाट? एंड इफ इट इज योर रियल नेम देन मैं उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं? अमेय करेक्ट आंसर है। ऋषिकेश करेक्ट है। तो हम करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस। ओके, एंड व्हाट इज इट्स प्रोनाउंसिएशन? प्लासिडो या प्लसीडो? तो अब जिस किसी का आंसर रॉन्ग आ गया होगा, मतलब जिस किसी का आंसर नहीं आया, उनके लिए देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को ये नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब क्या? तो नेगेटिव है तो तुम लोगों को सिंपली देखना था इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इफ इट इज नेगेटिव, ओके, इफ इट इज नेगेटिव देन वी विल से दिस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये हीट बाहर फेंकने वाली है, इसकी हीट कम होने वाली है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए कंडीशन तुम लोगों के सामने थी, टेम्परेचर को बढ़ाना है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर तुम लोगों को बैकवर्ड में लेके जाना है, तो वी जस्ट नीड टू इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, नथिंग एल्स। नहीं तो इन कुछ तो कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, आई गेस। देखो, डेल्टा एच माइनस होना मतलब डेल्टा एच इज नथिंग बट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। डेल्टा एच इज नथिंग बट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्यूपी है। क्यूपी इज नथिंग बट हीट। हीट नेगेटिव हो रही है मतलब हीट कम हो रही है, कम होगी मतलब वो बाहर फेंकेगा, हेंस इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंड फोर्थ, जो कि सबसे इजीएस्ट है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं आते, कि कोई पूछता नहीं उसको ज्यादा, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। इसमें एक पांचवी कैटेगरी भी रहती है जो हम लोग एंट्रेंस में पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट की एडिशन कैसे होगी वो देखते हैं। अब मुझे बताओ कैटलिस्ट क्या काम करता है? तो वो रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कैटलिस्ट। ओके, लिख के कंप्लीट कर दो जरा। कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली, ठीक है।
कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट इक्वली इंक्रीज करता है। अब तुम लोगों को एक टाइम पास वाला एग्जांपल बताता हूँ। समझो दो ट्रेन है, दो क्या है, तो दो ट्रेन है। ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है। ऐसे ही जस्ट बताने के लिए, ठीक है। ये दो ट्रेन है। फर्स्ट ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, फर्स्ट ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड वन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड थैंक यू, पता है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। एंड ये दोनों बीच में आके कोलाइड करने वाली है, ठीक है। तो अब फिफ्थ सरफेस एरिया है क्या? फिफ्थ सरफेस नहीं, फिफ्थ सरफेस एरिया नहीं है, एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस है। अब मुझे बताओ, हाँ ट्रेन को व्हील्स भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये आ गई व्हील्स। अब ये दोनों आके बीच में कोलाइड होने वाली है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये दोनों जब कोलाइड होंगी, ये दोनों जब कोलाइड होंगी तो किसी एक पोजीशन पे होने वाली है। अज्यूमिंग कि ये फास्ट भाग रहा है, तो ये यहाँ पे किधर तो आके कोलाइड होने वाली है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे किधर तो आके कोलाइड होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इस तरफ वाली फास्ट भाग रही है ना, तो ये जरा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अब मैंने दोनों को कैटलिस्ट ऐड कर दिया। कैटलिस्ट ऐड करने के बाद, ठीक है, कैटलिस्ट ऐड करने के बाद इन दोनों की स्पीड बढ़ गई, इसकी स्पीड बढ़ गई और हो गई डबल, 400 मीटर पर सेकेंड। अब याद रखो, कैटलिस्ट रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड में जा रही है वो, एट द सेम टाइम बैकवर्ड में आ रहा है वो, दोनों की स्पीड बढ़ाने वाला है। तो मुझे बताओ, बैकवर्ड वाले की भी डबल होगी क्योंकि विथ इक्वली इंक्रीज हो रहा है, तो बैकवर्ड वाले की हो जाएगी 200 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ, दोनों की स्पीड अगर इक्वली इंक्रीज हुई है तो वो जिधर मिलने वाले थे वहां पे ही कोलाइड करेंगे, उसके बाद कोलाइड करेंगे या उसके पहले कोलाइड करेंगे? करेक्ट बोल रहे हो जैन? मुझे बताओ, अभी भी दे विल मीट एट सेम पोजीशन या वो किसी और पोजीशन पे मिलने वाले हैं? ओके, सबको इतना फिजिक्स आता है ना, वो जिधर कोलाइड करने वाले थे वहां पे ही करने वाले हैं। ओके, तो दे विल कोलाइड एट सेम पोजीशन, मतलब मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम जहां पे आने वाला है, ये इक्विलिब्रियम था ना अपना जहां पे कोलिजन होने वाला है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जहां पे आने वाला है, वो पोजीशन को चेंज किया क्या हम लोगों ने, तो दैट पोजीशन इज नॉट चेंज। चेंज क्या होगा, तो मुझे बताओ चेंज क्या होगा? चेंज क्या होगा अगर दोनों की स्पीड बढ़ गई? तो चेंज टाइम होगा, परफेक्ट, ठीक है। एंड दे विल रीच क्विकर, करेक्ट, वो जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे। तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को चेंज करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी और बैकवर्ड कम होगी, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम टाइम को कम करते हैं। तो इन जनरल देर इज नो चेंज, देर इज नो चेंज ऑन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, it only affects, it only changes time required to reach equilibrium, to reach equilibrium, ठीक है। तो अब तुम लोगों को ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ट्रेन्स का एग्जाम्पल, इट वाज जस्ट फॉर टाइम पास, ठीक है। यूजुअली कैसे बोर्ड्स के लेक्चर में ज्यादा पढ़ाना नहीं रहता, तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स लेके मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ, डजेंट मैटर। एंट्रेंस में ये ऐसे एग्जाम्पल लेते बैठेंगे तो हम लोगों को जो मेन करना है वो नहीं होगा। अरे, इसमें तुम लोग कोई भी रिएक्शन ले सकते हो, तुम लोगों को अगर रिएक्शंस का एग्जांपल चाहिए तो नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस, तुम लोग अभी बोर हो गए होगे इस एग्जांपल को देख देख के, तो 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग यू 2SO3 गैस। ओवर हियर वी यूज कैटलिस्ट V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड यहाँ पे यूज किया जाता है। एंड वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो रहता है
वो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट है विच विल इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड का भी बढ़ाएगा, बैकवर्ड का भी बढ़ाएगा। सो इन जनरल देयर इज नो चेंज। नहीं, फर्स्ट वाले में हम लोग प्लेटिनम कैटलिस्ट नहीं यूज करते, हम लोग Fe वो भी लिख ही देते हैं, कैटलिस्ट N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग यू 2NH3 गैस। पुराने जमाने में हम लोग इसमें यूज करते थे Fe मोलिब्डेनम कैटलिस्ट, आज के जमाने में हम लोग यूज करते हैं Fe इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 K2O। ठीक है, ये कैटलिस्ट यूज किया जाता है। मोलिब्डेनम एंड K2O3 आर प्रमोटर्स, ठीक है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हाउ डू वी डिसाइड विच कैटलिस्ट टू बी यूज्ड, हम लोगों को सरफेस केमिस्ट्री करके एक चैप्टर है, उसमें हम लोग वो देखेंगे कैसे डिसाइड होता है। ओके, तो डन हो गया सबका? अगर हो गया होगा तो विद दिस केमिकल इक्विलिब्रियम इज ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आयनिक इक्विलिब्रियम। उसके पहले तुम लोगों को ब्रेक चाहिए क्या? ओके, तो चलो, बहुत लोगों का आंसर आया है यस। तो आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। विल मीट एट 3:05, मतलब 3:05 पे। ठीक है, 8 मिनट्स का ब्रेक है तुम लोगों को। चलो, जब आई नो क्लास बहुत छोटी है आज, बट स्टिल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले थोड़ा फ्रेश होके आ जाना।
चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, फ्रेश होके आ गए रहोगे, मैंने भी पानी वानी पी लिया थोड़ा, तो मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। नाउ नेक्स्ट इज दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो आयन्स के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आयन फॉर्मेशन कौन करते हैं? ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड्स करते हैं। एंड द थिंग्स विच फॉर्म आयन्स, द थिंग विच फॉर्म्स आयन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट substances which forms ions, substances which form ions in their aqueous solution। aqueous solution में जो चीजें ions फॉर्म करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं they are called as electrolytes। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल क्या क्या आने वाले हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स बहुत सारे आ सकते हैं। तुम लोगों को जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एसिड्स। ठीक है, एसिड्स ये एक इलेक्ट्रोलाइट हो गए। एसिड्स मतलब कौन से एसिड्स? तो तुम लोगों को जो एसिड याद है वो लिखना। HCl बोलो, H+Cl- देता है। H2SO4 बोलो, 2H प्लस SO4 माइनस देगा। CH3COH बोलो, ऑर्गेनिक एसिड, एसिडिक एसिड। HCOH बोलो, फॉर्मिक एसिड। HCN बोलो। तुम लोगों को जो भी एसिड याद आए वो सारे के सारे। बेसिस, वो भी तो है। बेसिस के केस में कौन से बेस? तो तुम लोगों को जो अच्छा लगे वो, NaOH, KOH, RbOH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नॉर्मल अमोनिया। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, इनमें डिफरेंस क्या मैं तुम लोगों को बता ही दूंगा। या फिर सॉल्ट बोलो, सॉल्ट देखो ये Na+OH-, K+OH-, R भी था ये। R प्लस नहीं, ये अल्कोहल हो जाएगा। ROH मतलब अल्कोहल होता है। मैंने RbOH लिखने के बदले ROH लिख दिया गलती से। RbOH मतलब Rb+OH-, NH4+OH-, NH3, ये क्या देता है वो तुम लोगों को मैं बाद में बता दूंगा। सिमिलरली मिथाइलमाइन, ये भी तुम लोगों ने देखा होगा। इथाइलमाइन, ये भी तुम लोगों ने देखा होगा। सॉरी, फॉर्मूला में मिस्टेक थी। इथाइलमाइन, ये भी तुम लोगों ने देखा होगा। एंड डाइमिथाइलमाइन, वो भी तो आ सकता है। तुम लोगों को अभी तक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाई नहीं होगी ऑर्गेनिक में शायद से, उसमें तुम लोग इन सब की बेसिक स्ट्रेंथ भी देखोगे। तो ये सारे हो गए तुम लोगों के इलेक्ट्रोलाइट्स। अब थर्ड कैटेगरी का इलेक्ट्रोलाइट होता है विच इज सॉल्ट। सारे के सारे सॉल्ट, अब दुनिया में जितने भी तुम लोगों को सॉल्ट पता है वो सारे के सारे। अब सॉल्ट कौन से आ सकते हैं? NaCl, KCl, RbCl, NaBr, Na2SO4, उसके बाद CH3COONA, CH3COONH4। मैंने और कुछ नहीं किया, एसिड और बेस को कंबाइन करने लग गया। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए तुम लोगों के इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तीन टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जो एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट है वो, जो बेसिक है वो, और जो सॉल्ट वाले है वो। ठीक है, इन सबकी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली अलग अलग रहने वाली है। कौन सी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती है वो हम लोग बाद में देखेंगे भी, बट अभी पहले ये लिख दो। वाटर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर इज नॉट अ इलेक्ट्रोलाइट, याद रखो, इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी। वाटर आयंस नहीं बनाता, इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइट्स में भी टाइप रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में लिख के हो गया एग्जांपल्स, मतलब ये सारे कंपाउंड्स इन जनरल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हाँ, वो सॉल्वेंट हो गया तो अजिंक्य, इट इज अ सॉल्वेंट जो आयंस का फॉर्मेशन होने में मदद करता है, बट वो खुद आयनाइज नहीं होता। हाँ, करेक्ट बोल रहे हो प्रणव। इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप है, जैसे प्रणव ने बताया, एक है वीक और दूसरा है
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ये दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा रहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो नंबर 1 इज वीक एंड नंबर 2 इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो पहले स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड दूसरा आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, जो पूरी तरह से ब्रेकडाउन होगा, जो पूरी तरह से ब्रेकडाउन होगा, तो डिसोसिएट्स कंप्लीटली, जो पूरी तरह से डिसोसिएट होने वाला है, लाइक HCl, करेक्ट बोल रहे हो। एंड क्रायोलाइट ये एक सॉल्ट हो जाएगा, क्रायोलाइट भी आ सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाएगा वो। एंड दूसरा रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स इनकम्प्लीटली, डिसोसिएट्स इनकम्प्लीटली। ठीक है, अब इनमें एग्जाम्पल किस किस के आते हैं, तो इनके अंदर एग्जाम्पल्स अगर तुम लोगों को पूछा तो तुम लोग बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे, स्ट्रॉन्ग बेस एसबी। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे वीक एसिड WA, वीक बेस WB, एंड वीक सॉल्ट नहीं रहता, तो सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग में ही आने वाले, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज। ठीक है, अब हर एक के एक एक एग्जाम्पल तो बनते ही है, तो मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड का एकदम मस्त एग्जाम्पल अपना HCl। ठीक है, कॉमन एसिड। अब HCl जब ब्रेकडाउन होगा तो ये पूरी तरह से ब्रेकडाउन होगा, मतलब इट विल गिव यू H प्लस प्लस Cl माइनस। H2SO4 अगर ब्रेकडाउन होगा तो ये भी पूरी तरह से ब्रेकडाउन होगा, इट विल गिव यू 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। ठीक है, बेस, अगर बेस स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो NaOH जब ब्रेकडाउन होगा तो वो 100% ब्रेकडाउन होगा, मतलब इट विल गिव यू Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, सॉल्ट HCl और NaOH इन दोनों का जो सॉल्ट बनता है वो ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डोंट शो इक्वेशन ना, ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम, हाँ इट विल नॉट शो इक्विलिब्रियम, करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। तो NaCl ये भी जब ब्रेकडाउन होगा 100% ब्रेकडाउन होगा, मतलब इट विल गिव अस Na प्लस एंड Cl माइनस। अब मुझे बताओ, अगर ये 100% होने वाले डिसोसिएट्स कंप्लीटली, मतलब रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड में जाएगी, ये बैकवर्ड में आने वाली है क्या, ये बैकवर्ड में आने वाली है क्या, इट इट विल नॉट कम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में कभी आएगी ही नहीं, वो कभी इक्विलिब्रियम रीच कर पाएगी क्या, डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कभी भी अटेंड नहीं कर पाएगी, एंड उसी बदले हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑलवेज गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या फिर 100% कंप्लीशन, ये पूरी तरह से कंप्लीट होती है, 100% कंप्लीशन। ठीक है, उसी बदले वीक एसिड, कोई वीक एसिड का एग्जांपल देना चाहेगा, एसिडिक एसिड हमारा CH3COH। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये जब डिसोसिएट होगा तो ये फॉरवर्ड में भी आएगा और बैकवर्ड में भी आएगा। ठीक है, एंड इट विल गिव अस CH3CO माइनस प्लस H प्लस। दूसरा अगर एग्जांपल लेने जाऊं तो HCN एक है, ये भी क्या करेगा, ये H प्लस और Cn माइनस देगा, बट ये 100% कंप्लीशन नहीं देगा, तो ये H प्लस बनाएगा, Cn माइनस बनाएगा, वापस कंबाइन होकर ये बैकवर्ड में आ सकते हैं। समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं बेसिस का एग्जांपल दूं तो बेसिस के केस में वी कैन टेक अमोनिया का एग्जांपल। अब अमोनिया के रिएक्शन में बहुत जन प्रॉब्लम करते हैं, तो मैं एक बार पहली बार ये ओपन फॉर्म में लिखने वाला हूं, उसके बाद मैं हमेशा क्लोज फॉर्म में लिखूंगा। अमोनिया के केस में नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर देता है H प्लस को, ये H प्लस को लोन पेयर देने के बाद ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, जो OH माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वी गेट NH4 प्लस, वी गेट NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये दोनों अगर हम लोगों ने कंबाइन कर दिया तो इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज द बेस।
विच इज अ वीक बेस। ठीक है, अब तुम लोगों को अमोनिया की ये रिएक्शन भी दिखा सकते हैं, या फिर तुम लोगों को डायरेक्ट NH4OH देके ये रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। ठीक है, याद रखो दोनों के दोनों सेम रिएक्शन है, दोनों में प्रोडक्ट सेम मिल रहे हैं ना, तो रिएक्शन सेम हो गई। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो ये भी एक वीक बेस हो गया। तो वीक बेस ऑलवेज अटेन्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अटेन्स आयनिक इक्विलिब्रियम, अटेन्स आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये तो ऑब्वियस हो गया कि हम लोग पूरे चैप्टर में ज्यादा करके किसकी बात करेंगे, तो हम लोग ज्यादा करके बात करेंगे वीक एसिड और वीक बेस के बारे में, एंड थोड़ा बहुत सॉल्ट्स के बारे में भी। ठीक है, तो डू नॉट गो टू 100% कंप्लीशन। ठीक है, तो डू नॉट शो 100% कंप्लीशन। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट थियरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसिड और बेस रहते क्या है वो तो पता रहना चाहिए। थियरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, इसमें हम लोग 3 थियरीज पढ़ने वाले हैं। लिख दो जरा, ये कंप्लीट कर दो जल्दी जल्दी, देन विल मूव अहेड। इसमें हम लोग 3 थियरीज पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले अरेनियस, दूसरा पढ़ने वाला है ब्रॉन्स्टेड लॉरी, एंड तीसरी पढ़ने वाले हैं ल्यूइस। ओके, लिख के हो गया होगा सबका, आगे बढ़े। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद थियरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। शायद से आज कंप्लीट ना हो, बट एक थियरी तो हम लोग आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट इसमें हम लोग 3 थियरीज पढ़ने वाले हैं। पहली थियरी है अरेनियस थियरी ऑफ एसिड बेस, अरेनियस थियरी ऑफ एसिड बेस। सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी ऑफ एसिड बेस। एंड थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं लिविस थियरी ऑफ एसिड बेस। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा हम लोग यूज कौन सी करते हैं, तो तीनों इक्वली यूज होती है। कभी भी अगर तुम लोगों को पूछा विच थियरी इज करेक्ट, तीनों थियरीज करेक्ट है। इनको हम लोग थियरी ही बोलते हैं। अब लोग इनको लॉ क्यों नहीं बोलते, बिकॉज लॉज आर यूनिवर्सल। याद रखो, लॉज आर यूनिवर्सल। अगर न्यूटन ने लॉ दिया तो तुम लोग अर्थ पे वो लॉ अप्लाई करो या मून पे लॉ अप्लाई करो, वो हर एक जगह पे अप्लाई होने ही वाला है। एंड उसी बदले थियरी मतलब क्या, तो इट माइट बी एप्लीकेबल, इट माइट नॉट बी एप्लीकेबल, बट वी कैनॉट से दैट इट इज रॉन्ग। ठीक है, थियरी ऐसी चीज है जो थोड़ी बहुत करेक्ट है, थोड़ी बहुत किधर किधर वो अप्लाई नहीं भी हो सकती। एंड रूल्स रूल्स ऐसे रूल्स रहते हैं जो 100% एप्लीकेबल रहते ही है। ठीक है, तो रूल्स एंड प्रिंसिपल एंड लॉस, ये 3 चीजें 100% एप्लीकेबल। थियरी होगी भी या फिर नहीं भी होगी, ऐसे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ अरेनियस थियरी ऑफ एसिड्स एंड बेस। अरेनियस थियरी ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब अरेनियस ने एकदम सिंपल बात बोली थी। उन्होंने एसिड्स और बेस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, नेचर देखा। उन्होंने बोला एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which donates which donates H plus ions
इन एक्वियस स्टेट, इन एक्वियस स्टेट। ठीक है, तो पानी में डालते ही अगर उन्होंने H+ दिया, फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल्स तो अपने पास बहुत है, HCl ले लो, पानी में डाल दिया, ये HCl गैस थी समझ लो, इसको मैंने पानी में ऐड कर दिया, तो आई विल गेट H+ एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम लोगों ने H2SO4 ले लिया, ये भी समझ लो गैस फॉर्म में था, या फिर लिक्विड, H2SO4 एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में रहता है तो गैस फॉर्म बोलना गलत हो जाएगा। HCl याद रखो आप, प्योर HCl इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, प्योर H2SO4 इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। तो ये अगर मैंने पानी में ऐड कर दिया, यहाँ पे एरो के ऊपर चाहिए तो पानी लिख सकते हो कि तुम लोगों ने इसको पानी में घोल दिया है, मिक्स कर दिया है, रिएक्शन नहीं हो रही है इसलिए मैंने प्लस नहीं लिखा था। ठीक है, तो इट विल गिव यू 2H+ एक्वियस, पानी में ये घुल मिल गया, प्लस SO4 - 2 एक्वियस, पानी के अंदर ये घुल मिल गए। नाउ अब लाइकवाइज बेसिस के लिए अगर हम लोग देखेंगे, हाँ इसमें एक लिमिटेशन है, इस लॉ के बहुत सारे लिमिटेशन है। तो पहला लिमिटेशन, एसिड्स विच डू नॉट कंटेन H+, एसिड्स विच डू नॉट कंटेन H+, विच डू नॉट कंटेन H+। अब ये ऐसे कौन से एसिड्स है जिनके अंदर H+ प्रेजेंट ही नहीं रहता, तो ये है AlCl3, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया ये, इनके अंदर H+ नहीं है, बट फिर भी ये क्या है, तो ये बेसिस है, BOH थ्राइस। ठीक है, बाद में BCl3, ये सारे के सारे एसिड है, बट इनके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स रहते हैं, H+ नहीं रहता। तो अरेनियस ने बोला था H+ रहना चाहिए, बट इनके पास H+ है ही नहीं, तो हाउ कम दे आर एसिडिक इन नेचर, दे शुड नॉट बी एसिडिक। ठीक है, सेकंड, ये फर्स्ट था, सेकंड, substances which shows acidic property in solid state। ठीक है, सॉलिड एसिड्स जो सॉलिड स्टेट में एसिडिक है, सॉलिड स्टेट में एसिडिक कौन रहता है, तो AlCl3, BCl3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो एक्वियस स्टेट में नहीं, वो सॉलिड है और वो तभी भी एसिडिक है, तो ये एक्सेप्शन ही तो हो गए। ठीक है, पहले हाँ ओके, फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे मैंने गलती से OH- लिख दिया है, प्लीज रेक्टिफाई इट, दिस शुड हैव बीन अ Cl-। ओके, नाउ नेक्स्ट, बेसेस, बेस क्या रहते हैं, तो बेसेस आर द सब्सटेंसेस which donates, which donates OH- in aqueous phase। ठीक है, एक्वियस सोल्यूशन में वो OH- देंगे, BOH थ्राइस, हाँ BOH थ्राइस हैज OH, याद रखो, BOH थ्राइस के पास OH रहता है, उसके पास H नहीं रहता, उसके पास OH रहता है। ठीक है, एंड OH डोनेट करने वाले को तो बेस बोलते हैं, और ये तो OH रह के एसिड है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब होना नहीं चाहिए बट होता है। तो एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स क्या दोगे, NaOH, ये Na+ देता है, प्लस OH- देता है, तो सही तो है, करेक्ट है। KOH सॉलिड फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, पानी में डालने के बाद एक्वियस फॉर्म में ये Na+ और OH- देगा। ठीक है, KOH इवन दिस इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, बट इसको जैसे ही हम लोग पानी में मिक्स करेंगे, इट गिव्स अस K+ एक्वियस प्लस OH- एक्वियस। ठीक है, तो राइट नाउ इट इज एप्लीकेबल, बट इसमें भी लिमिटेशंस आते हैं। इसके लिमिटेशंस क्या है, तो इसका लिमिटेशन सबसे बड़ा तो था अमोनिया, अमोनिया के पास OH- है ही नहीं, एंड OH- ना रहते हुए भी इट एक्ट्स एज अ बेस। बाद में हम लोगों को पता चला कि इट इज अ लुईस बेस, बट वो तो बाद में लुईस आने के बाद, अरेनियस की थियरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो या इट इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर, बट वो हम लोगों ने बाद में डिस्कवर किया है। ठीक है, ओके, तो
अब मैं लॉरी ब्रॉस्टेड थियरी तो नहीं स्टार्ट करूंगा क्योंकि उसमें कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का कंसेप्ट है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, वो फ्रेश माइंड से ही हम लोग पढ़ेंगे. राइट नाउ आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट. ये लिख लो एंड देन वंस यू गाइस आर डन यू गाइस कैन लीव योर मीटिंग. ठीक है. मैं 5 मिनट तक यहाँ पे वैसे ही रुकने वाला हूँ सो दैट तुम लोग लिख पाओ. 5 मिनट नहीं बट 2 मिनट रुकूंगा ही. कुछ क्वेरीज रहेंगी तो पूछ सकते हो तुम लोग तब तक. हाँ, दिस थियरी इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वियस मीडियम. हाँ करेक्ट बोल रहे हो अजिंक्य. चलो गाइस बाय बाय. जैसे ही लिख के हो जाए यू गाइस कैन लीव दिस मीटिंग.